प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डी.आर. शर्मा आज आपके समक्ष आपका पाठ्य विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। मुझ परितृप्त को तब आकर वरेगी मृत्यु, मैं प्रतिकृत हूँ पर मैं फिर भी जीऊँगा, इसी नगरी में रहूँगा, रूखी रोटी खाऊँगा और ठंडा पानी पीऊँगा, क्योंकि मेरा एक और जीवन है और उसमें मैं अकेला हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यथार्थ के बिल्कुल करीब रहने वाले कवि रघुवीर सहाय, जी हाँ, रघुवीर सहाय का कवि परिचय जानते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित है। प्रिय विद्यार्थियों, एक दृष्टि में इनके जीवन परिचय के बारे में जानते तो हम पाएंगे इनका पूरा नाम रघुवीर सहाय, जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु इनकी 30 दिसंबर 1990 दिल्ली में हुई। और इनकी पत्नी का नाम विमलेश्वरी सहाय था और इनका कर्म भूमि जो रही है वो भारत ही रहा। और इनका कर्म क्षेत्र लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे, संपादक थे, अनुवादक थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप आदि कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। इनकी भाषा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार था और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण किया और अंग्रेज़ी में इन्होंने एमए किया था। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार लोग भूल गए हैं इस कृति के लिए दिया गया था। और नवभारत टाइम्स में दिल्ली में ये विशेष संवाददाता रहे और दिनमान पत्रिका में भी इन्होंने कार्य किया और उसके प्रधान संपादक भी रहे और फिर ये स्वतंत्र लेखन में लगे। चलो अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रघुवीर सहाय की गणना हिंदी साहित्य के उन कवियों में की जाती है जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था और उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती थी। रघुवीर सहाय एक प्रभावशाली कवि होने के साथ साथ ही कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक भी थे। वे प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। उन्हें वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया और उनकी पुस्तक आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना इनकी काफ़ी चर्चित रही। सहाय का संबंध उस पीढ़ी से था जो स्वतंत्रता के बाद काफ़ी सारी आकांक्षाओं के साथ पली बड़ी थी। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों में बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि हमारा देश आज़ाद होकर के नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक आम जनमानस के अंदर ये प्रबल भावनाएं थी, तो उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सहाय जी ने बहुत कार्य किया और अपनी कविताओं में भी इन्होंने व्यक्त किया। और इनकी गिनती ऐसे कवियों में की जाती है जो प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने के बजाय भविष्योन्मुखी रहना पसंद करते थे। और इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था और 1955 में इनका विवाह विमलेश्वरी सहाय से हुआ था। अगर हम शिक्षा की बात कर लें इनकी, तो सहाय 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और साहित्य सृजन 1946 से प्रारंभ किया। यद्यपि इनका पठन विषय, अध्ययन विषय इंग्लिश भाषा रहा, अंग्रेजी भाषा रहा, पर बावजूद इसके इन्होंने अपना रचना संसार हिंदी में ही रचा। नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक तथा दिनमान साप्ताहिक के संपादक भी रहे
और उसके पश्चात ये स्वतंत्र लेखन करते रहे और उन्होंने बहुत मात्रा में गद्य भी लिखे, पद्य भी लिखे और कहानी और निबंध आदि विधाओं में इन्होंने अपना हाथ आजमाया, उनकी रचना की। और रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक कवियों में रखे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इनका कार्यक्षेत्र। रघुवीर सहाय दैनिक नवजीवन में उपसंपादक और सांस्कृतिक संवाददाता रहे और इन्होंने पत्रकारिता का कार्य की, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं। प्रतीक के ये सहायक संपादक रहे। आकाशवाणी के समाचार विभाग में इन्होंने उपसंपादक का कार्य भी किया। कल्पना तथा आकाशवाणी में विशेष संवाददाता ये रहे। नवभारत टाइम्स दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में इन्होंने कार्य किया और दिनमान में ये समाचार संपादक के रूप में कार्यरत रहे और दिनमान के प्रधान संपादक 1969 से 1982 तक रहे और तत्पश्चात वो स्वतंत्र कार्य करते रहे लेखन का। और इनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, एक नज़र इस पर डाल देते हैं। इनके जो कविता संग्रह है, दूसरा सप्तक में इनकी कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। और निबंध की बात करें तो दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग अर्थात। और कहानी संग्रह भी इनके 2 प्रकाशित हुए हैं। उसमें रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी, इनकी काव्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो सहाय जी की रचना सीधे समाज से जुड़ी है। समाज का दुख दर्द, साधारण आदमी की दशा का मार्मिक वर्णन देखने को मिलेगा आपको इनकी काव्य रचनाओं में। आत्मगौरव की अभिव्यक्ति भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको व्यंग्यात्मकता भी आपको मिलेगी। तो अपनी बात को बड़ी कुशलता के साथ व्यंग्यात्मक ढंग से कहने की कला में ये निपुण हैं। और उनके काव्य में आपको प्रकृति के सुंदर बिंब भी दिखेंगे और प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति भी दिखेगी आपको। जिस तरह से एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिया जा रहा है बिंब का, बहुत ही सुंदर बिंब। दूर क्षितिज पर महुआ की दीवार खड़ी है, जिस पर चढ़कर सूरज का शैतान छोकरा झांक रहा है। और उसी प्रकार कुछ प्रेम की अभिव्यक्ति और विरह की अभिव्यक्ति का, जैसे यह अभागा प्यार ही यदि है भुलाना, तो विरह के वह कठिन क्षण भूल जाना, हाय जिनको भूलना मुझको मना है। तो इस प्रकार इनके काव्य में आपको प्रेम की अभिव्यक्ति, विरह भी आपको देखने को मिलेगा और आपको आत्मगौरव की अभिव्यक्ति को भी देखने को मिलेगी, प्रकृति के सुंदर चित्र भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारा कुछ इनकी रचनाओं में आप पाएंगे। तो इनकी शैली की अगर बात कर लें, ये अपने आप को शैली में बांध नहीं पाते हैं, बंधा नहीं रहना चाहते हैं। तो इनकी एक स्वतंत्र लेखन शैली है, वो चाहे काव्य की हो, छंद युक्त कविताएं भी रचते हैं और छंद मुक्त कविताएं भी ये इन्होंने रची हैं। तो कहीं कहानियों में आपको काव्य का लयात्मकता मिलेगी, तो कहीं कविताओं में एक कहानी के रूप में आपको वो वाक्य लिखे हुए मिलेंगे। तो सहाय जी की भाषा को गद्य और पद्य में विभाजित करना एक दुष्कर कार्य है। वह परंपरागत रूप से अर्जित किए गए मानक गद्यों को गद्य नहीं रहने देते और उनका पद्य पद्य नहीं रह जाता, अर्थात वो आबद्ध नहीं रहते हैं, बंधे नहीं रहते हैं उस शैली से, जो काव्य की शैली या फिर
जो एक कहानी लिखने की शैली होती है, तो स्वतंत्र रूप से अपना लेखन कार्य वो करते हैं अपनी ही शैली में। ये इनका एक अनोखापन है। कहानी के एक अनुच्छेद को अगर पंक्तियों में विभाजित करके शब्दों के क्रम को ज़रा इधर उधर टुकड़े टुकड़े करके देख लिया जाए तो वो कविता हो जाएगा, और कविता को गद्य की धारा प्रवाह के रूप में समेट लिया जाए तो वो किसी कहानी का अनुच्छेद बन जाएगा। इस प्रकार आप उनकी कहानियों में काव्य का आनंद भी ले सकते हैं और उनके काव्य में आपको कहानी जैसी अनुभूति भी प्राप्त होगी। तो ऐसी कुछ शैली इनके लिखने की रही है। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1990 30 दिसंबर को इस महान कवि का देहांत हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ हमने रघुवीर साय के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनका जीवन परिचय, उसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे आत्मसात किया होगा, समझे होंगे, इसका पूर्ण विश्लेषण किया होगा। तो एक बार फिर से जल्दी से आपको ये पूरा विवरण फिर से समझा देते हैं, बता देते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न इसी में से आएंगे। आपको एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि रघुवीर साय की साहित्यिक जीवन के बारे में बताइए, तो आप सभी बिंदुओं को इसमें समाहित कर लेंगे, इनको जोड़ देंगे। उसमें इनकी काव्यगत विशेषताएं वो आपने लिखनी होती है, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है इन्हें भी आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। और उसके पश्चात इनका कार्यक्षेत्र कौन सा रहा ये भी आप उसमें जोड़ देंगे। इनकी शिक्षा और उनका जन्म, और अगर आपको सरसरी नज़र में इनको देखना, इनके जीवन परिचय को, तो आप ये कुछ एक बिंदु अवश्य याद रखें। जैसे इनका जन्म स्थान, इनकी मृत्यु, और इनका परिवार में कौन सदस्य थे, और इनका कार्यक्षेत्र, और इनकी प्रमुख रचनाएं, इनको जो पुरस्कार सम्मान आदि प्राप्त हुआ है उसके बारे में आप अवश्य ही ध्यान से आप इन्हें करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम इनकी कविताओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।